क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी अब राजनीतिक योद्धा बन रहे हैं? अयोध्या के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ या लेकिन ठीक इससे एक दिन पहले एक और अधिकारी ने इसी सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए अपना पद छोड़ा था। साला पंडित पागल हो गया है। ये महज दो इस्तीफों की कहानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में उठते एक बड़े राजनीतिक तूफान की शुरुआत है। 27 जनवरी 2026 अयोध्या के जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्नों का इस्तीफा सौंपा। उनका कहना है कि वो पिछले 2 दिनों से बेहद आहत हैं, क्योंकि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। अब महिला का अपमान करने वाले आदमी को आप लोगों ने बना रखा है प्रधानमंत्री, तो क्या होगा? जिसने पहले ही महिला को ठोकर मार दिया है, विवाह किया, विवाह करके छोड़ दिया, आज तक वो बेचारी उन्हीं के नाम पे पड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया, तो उस समय नहीं सोचते थे कि यह महिला का अपमान करने वाला व्यक्ति है। इसके समय में यही होगा। आज 12 साल बाद आंखें खुल रही हैं आप लोगों की। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इससे महज 24 घंटे पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनकी वजह बिल्कुल उल्टी थी। अलंकार ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चला रही है। जो मेरे लिए बोला गया, साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे, और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो एक तरफ एक अधिकारी सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे रहा है और दूसरी तरफ एक अधिकारी सरकार पर आरोप लगा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है? असल में यह पूरा विवाद प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा है। मौनी अमावस्या के दिन जब देश भर से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे, तब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पालकी के साथ गंगा स्नान करने से रोक दिया गया। कल हमारी मृत्यु हो जाती। जो हमने पूरा दिन भर का परिदृश्य देखा, सवेरे 9 बजे से यहाँ से निकले थे, 9:47 पर पत्रकारों ने बताया है पिछली फुटेज देख करके कि 9:47 पर वहां पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। 45 मिनट को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लेकर के शाम को 5 बजे तक का जो समय है, 5 बजे यहाँ ला करके हमको खड़ा कर दिया गया। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा, उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में कि कल हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरने की इतनी बड़ी जीत क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पालकी से उतरते, उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बंद करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है, और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता, और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने स्वामी जी को नोटिस भेजकर कहा, आप साबित करें कि आप असली शंकराचार्य हैं, आप अपना पद सिद्ध करें। इस नोटिस से विवाद और भड़क गया। अब सवाल ये उठ गया कि क्या ये सिर्फ धार्मिक विवाद है या इसके पीछे कुछ और भी? ये मामला सिर्फ 2 इस्तीफों तक सीमित नहीं था। ये उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। सोचिए, जो सरकारी अधिकारी संविधान के मुताबिक तटस्थ रहने के लिए बाध्य हैं, वही अधिकारी अब खुलकर राजनीतिक पक्ष ले रहे हैं। एक ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाए, दूसरे ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। यह सब लोकतंत्र के लिए भी एक गंभीर संकेत है। प्रशासनिक निष्पक्षता जब राजनीतिक निष्ठा में बदलने लगे तो व्यवस्था की नींव हिलने लगती। लेकिन इस पूरे कहानी में एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता उमा भारती ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि किसी शंकराचार्य से उनका पद साबित करने को कहना अनुचित है। यह अधिकार सिर्फ किसी दूसरे शंकराचार्य या विद्वान परिषद का है, सरकार का नहीं। लेकिन साथ ही उमा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक समाधान की अपील की। तो एक तरफ पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अपनी जमीन पर अड़ी है। अब जरा ध्यान दीजिए इस पहलू। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे में यह भी लिखा
कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे एक जेलर द्वारा ब्राह्मण कैदी की पिटाई, थाने में एक विकलांग ब्राह्मण की मौत और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2026 की समानता वाली नीतियां। ये आरोप बेहद गंभीर है और यदि इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकता है, क्योंकि याद रखिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय की संख्या लगभग 12 से 13% है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी निर्णायक रहा था और अब 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में यह विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से फैल रहा है। एक्स पर हजारों लोग इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ सरकार के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन बात साफ है, यह विवाद अब जनमानस में गहरा उतर चुका है और जब धर्म और राजनीति एक साथ आते हैं तो स्थिति हमेशा संवेदनशील हो जाती है। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने रुख पर अड़ी रहेगी? क्या फिर इसका कोई मध्यम मार्ग निकलेगा? क्या शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद अपना पद साबित करने के लिए सरकार के सामने कोई दस्तावेज पेश करेंगे या यह विवाद और गहराएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन इस्तीफों की श्रृंखला यहीं थम जाएगी या फिर कोई और भी अधिकारी इस खेल में कूदेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मामला जल्द नहीं सुलझा तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ब्राह्मण समुदाय में। दूसरी तरफ विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसे सरकार की तानाशाही और धार्मिक असहिष्णुता के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आप समझें कि ये कहानी उस व्यवस्था की है जहां सरकारी अधिकारी अब सारी रेखाओं को पार कर रहे हैं। ये कहानी है उस राजनीति की जहां धर्म और सत्ता के बीच लकीर धुंधली होती जा रही है। ये कहानी उस लोकतंत्र की है जहां सवाल पूछना अपराध बन रहा है और निष्ठा दिखाना फर्ज। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक संकेत है, क्योंकि जब व्यवस्था के रखवाले खुद राजनीतिक पक्ष लेने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जड़ें हिल रही। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस संकट से कैसे निपटेगी, क्योंकि 2027 के चुनाव दूर नहीं है और ये विवाद चुनावी समर में एक बड़ा हथियार बना रहेगा। तो इसीलिए आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक नई कहानी की शुरुआत है। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।